Hello and welcome to our channel Finance with Nobita. This video is part of NISM 5A Mutual Funds playlist. मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 to 12 के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं एंड वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड लोग एक अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स से पास भी हो रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए सो दैट आपके म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए एंड ये वीडियोस आपको बहुत मदद करेगा आपके एग्जाम को क्लियर करने में। आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई बटन एंड एंड ऑफ द वीडियो ये तीनों जगह मिल जाएगा। तो गाइज एक बार आपका है ना चैप्टर 1 से 12 तक जो भी वीडियोस हमने बनाया है एक्सप्लेन करते हुए वो आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप 100 एमसीक्यू वाला वीडियो और 50 एमसीक्यू वाला वीडियो जो मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 और न्यूमेरिकल वाला वीडियो बनाया है वो सब देख लेते हैं। उसके बाद आप ये अटेम्प्ट कीजिएगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप पहले चैप्टर्स देख लें और उसके बाद ये सारे वीडियोस देख लें, या फिर अगर आप इसी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आपको कितना नॉलेज है। अगर आपको नहीं है या कम है या मार्क्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे इस वीडियो के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा सारा चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि आप एनआईएसएम ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो इसी वजह से मैं अपना मॉक टेस्ट का भी लेवल अब बढ़ा रहा हूँ। राइट, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वही मैं कलेक्ट करके अब आपको जो रिसेंट वीडियोस मेरे मॉक टेस्ट के आएंगे उसमें सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे एनआईएसएम को क्लियर करने में। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को। एंड कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर। ए, disclosure of TER is very critical as there is no regulation capping it. B, SEBI has specific and strict regulations regarding the cap for TER as well as the periodic disclosure of the same. C, as the TER of mutual fund schemes is highly regulated and therefore no disclosures are required. D, none of the above. तो यहाँ पर आपको पता लगाना है गाइस इसमें से कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेबी हैज स्पेसिफिक एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग द कैप फॉर टीईआर एज वेल एज द पीरियोडिक डिस्क्लोजर ऑफ द सेम। तो सेबी ने ना बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बना के रखे हैं, सारे एएमसीज को कंपल्जन करके रखा हुआ है कि आप टोटल एक्सपेंस रेशियो है ना एवरीडे बेसिस पे आप डिक्लेयर करेंगे स्कीम वाइज एंड डेट वाइज। ठीक है, अब ये टोटल एक्सपेंस रेशियो जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता देता हूँ। टोटल एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, एक्टिव हो या पैसिव, राइट, तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है वो बहुत सारा रिसर्च करता है, बाइंग एंड सेलिंग करता है, राइट, तो उसको भी कुछ सैलरी मिलना चाहिए, राइट, इतना सारा रिसर्च और एवरीडे बेसिस पे मेहनत करना, चर्निंग करना, राइट, फंड्स स्टॉक्स की फंड्स के अंदर आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए, राइट। तो आपसे है ना बहुत ही बहुत बोलते हैं ना रेयर परसेंटेज में, बहुत ही मिनिमल परसेंटेज में चार्जेस लिए जाते हैं। अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के अलग अलग चार्जेस होते हैं, पैसिव फंड्स के लिए कम चार्जेस होते हैं और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के लिए ज्यादा चार्जेस होते हैं। मैक्स टू मैक्स 1.5 2.5 तक जाता है चार्जेस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। एंड वो जो चार्जेस है वो आपको आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर आप 5,000 रुपए का एसआईपी कर रहे हो तो 5,000 में से उतना परसेंटेज कट जाएगा एज एन एक्सपेंस रेशियो और बाकी सारा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली बेसिस पे होता रहता है एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज आपको सिर्फ एसआईपी करनी है, सारा मेहनत म्यूचुअल फंड मैनेजर्स करेंगे एंड आप उनका बेनिफिट कमाओगे। बैठे बैठे आप अपना जॉब कर रहे हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। बस रेगुलर बेसिस पे आप थोड़ा बहुत आके म्यूचुअल फंड्स को चेक कर सकते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्डर टू इंश्योर फेयरनेस टू इन्वेस्टर्स डैश हैज प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ टाइमिंग टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल एनएवी। ऑप्शन ए एमफी, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी स्टॉक एक्सचेंज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सेबी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेबी ने है ना कट ऑफ टाइमिंग डिसाइड किया है। कट ऑफ टाइमिंग का मतलब होता है, जैसे सेबी ने बोला है इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या उसके रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके लिए 3:30 बजे का कट ऑफ टाइमिंग रहेगा एवरीडे का। ठीक है, तो अगर आप 3:30 बजे से पहले इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको उस दिन का एनएवी मिल जाता है। अगर आप 3:30 बजे के बाद कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट डे का एनएवी मिलता है। तो हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी के लिए कट ऑफ टाइमिंग डिसाइड किया गया है, ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आपको कौन से दिन का एनएवी मिलेगा वो आपको उसके बेसिस पे ही डिसाइड होता है बाय म्यूचुअल फंड हाउसेस। ठीक है, तो सेबी ने ये डिसाइड किया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच the net asset value NAV has to be declared for up to 4 decimal points. Option A mid cap funds, option B blue chip funds, option C liquid funds, option D hybrid funds.
तो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है गाइस कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं अलग अलग, उसका एनएवी कैलकुलेट होता है डेली बेसिस पे, राइट। तो जब वो एनएवी कैलकुलेट होता है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं, एंड मोस्टली हर केस में ऐसा मैंने नोटिस किया है कि एनएवी है ना पॉइंट्स में आता है, राइट। अब डेसिमल पॉइंट्स का मतलब कैसा है, जैसे आपने बचपन से जब कैलकुलेशंस किए होंगे तो आपको बहुत बार आंसर ऐसे आया होगा 43.2567 ऐसे ऐसे जाता रहेगा, राइट। तो 4 डेसिमल पॉइंट्स तक कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स और इंडेक्स फंड्स। याद रखिएगा ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके बाद और इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ एक्स्ट्रा कि 4 डेसिमल पॉइंट्स तक जो डिक्लेयर करना होता है वो सिर्फ इंडेक्स फंड्स के लिए, लिक्विड फंड्स के लिए और अदर डेट फंड्स के लिए होता है। लेकिन एक और कैटेगरी है म्यूचुअल फंड का जो है इक्विटी और बैलेंस्ड फंड्स, उसके लिए अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही डिक्लेयर करना होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि समझो अगर एनएवी है 45.2347, तो 2 डेसिमल पॉइंट्स क्या हुआ 45.23, और 4 डेसिमल पॉइंट्स क्या हुआ जो मैंने पहले बताया 45.2347। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। तो जैसे कि 4 डेसिमल पॉइंट्स के लिए मैंने बताया इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स एंड अदर डेट फंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ होगा ऑप्शन सी, लिक्विड फंड्स। वही अगर इक्विटी या बैलेंस फंड्स के बारे में पूछा होता तो 2 डेसिमल पॉइंट्स आता, और अगर क्वेश्चन में 2 डेसिमल पॉइंट्स लिख के पूछा होता तो आपका आंसर होना चाहिए था इक्विटी फंड्स या फिर बैलेंस फंड्स। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। के बारे में हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है अपने एनआईएसएम के जो 11 1 से लेके 12 चैप्टर्स हमने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप उसको जाकर देख सकते हैं, आप एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर होकर जा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मिस प्रिया रिडीम्स 2000 यूनिट्स एट एन एनएवी ऑफ ₹13। If the exit load is 1%, what is the redemption value of the investment? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि मिस प्रिया ने क्या किया, 2000 यूनिट्स रिडीम किए, एनएवी था 13 रुपए पर यूनिट का, ठीक है। और उससे एग्जिट लोड लगा, क्योंकि उन्होंने टाइम से पहले अगर रिडीम कर लिया होगा तो उस स्कीम पे 1% का एग्जिट लोड लगता होगा। तो जैसे आपको 1 साल की बैंक की एफडी होती है और अगर आप उससे पहले रिडीम करते हो तो कुछ पेनाल्टी लगता है ना, वैसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में एग्जिट लोड लगता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा देख लेना चाहिए, राइट। तो चलिए प्रिया को मालूम होगा और प्रिया ने उस हिसाब से रिडीम किया होगा। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए। तो इट्स वेरी इजी गाइस, आप है कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2000 यूनिट्स, तो आप समझ लीजिएगा 2000 स्टॉक्स शेयर्स, आपके पास 2000 शेयर्स है और एक शेयर का दाम है 13 रुपए अभी चल रहा। तो अगर आप उसको बेचते तो 2000 शेयर्स को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 26,000 आएगा, राइट। तो बहुत लोग 26,000 आंसर सिलेक्ट करके आ जाएंगे, विच इज अ रॉन्ग आंसर हियर, ठीक है। क्योंकि एग्जिट लोड आपने अभी तक माइनस नहीं किया, और एग्जिट लोड हमेशा प्रॉफिट पे से कटता है, जो पूरा अमाउंट आपने रिडीम किया ना उस पे से कटता है। तो 2000 यूनिट्स इंटू एनएवी ऑफ 13 को अगर मल्टीप्लाई किया तो 26,000 आता है। अब उस 26,000 का 1% जो होता है वो है 260 रुपए, राइट। तो अब जो अगर इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो 25,740 रुपए बचता है, विच इज ऑप्शन डी एंड इट इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5, Dash is responsible for ensuring the valuation of securities in a mutual fund schemes portfolio are true and fair. Option A, Association of Mutual Funds in India, AMFI. Option B, Asset Management Company, AMC, जिसको हम म्यूचुअल फंड कंपनी भी कहते हैं। ऑप्शन सी, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटीए, या ऑप्शन डी, द ऑडिटर ऑफ द फंड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियो होते हैं ये किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं फर्स्ट, और उसका जो ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन निकालना होता है हर एक जो एनएवी कैलकुलेशन हो रहा है उसका, तो किसके द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है असेट मैनेजमेंट कंपनी, ऑप्शन बी। अब सेबी के फेयर वैल्यूएशन के बेसिस पे असेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनका काम ही है गाइस कि इन्वेस्टर्स के पैसे लेके ट्रू एंड फेयर वे में, राइट, सब कुछ प्रॉपरली इन्वेस्ट करना एक इंटेंशन के साथ कि आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। मतलब म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो मेहनत करेंगे वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करेंगे ताकि वो प्रॉफिट इन्वेस्टर्स को मिल सके, राइट। एंड उसी के बेसिस पे सारा कैलकुलेशंस भी करेंगे एनएवी का, वो एकदम ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। एंड सेबी उस पर कंप्लीटली ट्रैक करेगा, क्योंकि सेबी ने उनको बोला है डिक्लेयर करने के लिए डेली बेसिस पे टू ऑल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एंड देम ऑल्सो, राइट। तो यहाँ एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which information has to be included in the mutual fund application form when a non-resident Indian NRI subscribes for the units?
मतलब एक नॉन रेसिडेंट इंडियन जो एनआरआई होता है, अगर वो अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जब म्यूचुअल फंड का एप्लीकेशन फॉर्म वो भरता है या भरती है तो, राइट। तो ऑप्शन ए है पासपोर्ट डिटेल्स, ऑप्शन बी कंट्रीज ऑफ रेसिडेंस इन द पास्ट 1 ईयर, ऑप्शन सी डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन द लास्ट 1 ईयर एंड ऑप्शन डी करेंट ओवरसीज एड्रेस। तो मैं इसका है ना प्रॉपर आपको आंसर देता हूं कि अगर कोई भी एमसीक्यू इसके रिलेटेड पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना कोई भी, तो सबसे पहले आपको आपका नाम, नेशनैलिटी, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राइट, केवाईसी कंप्लायंस, सिग्नेचर आपके मतलब जितने भी होल्डर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर सिंगल है तो सिंगल का सिग्नेचर, अगर दो लोग मिलके कर रहे हैं तो उनका, फिर एड्रेस प्रूफ, ठीक है, और कम्युनिकेशन डिटेल्स लाइक फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें है ना ली जाती है म्यूचुअल फंड फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त। आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है तो ली जाती है। लेकिन एनआरआई के केस में क्या होता है, उनको एक एक्स्ट्रा प्रूफ देना पड़ता है जो कि है करेंट ओवरसीज एड्रेस, मतलब वो जहां अभी रह रहे हैं कोई और कंट्री में, वहां का उनको करेंट एड्रेस देना पड़ेगा, तब जाके उनका म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन होगा, राइट। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेंट ओवरसीज एड्रेस। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दी है सो दैट इस पे अगर कोई और एमसीक्यू पूछ लेता है तो आप उस पे आंसर करेक्ट दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द इक्विटी शेयर प्राइसेस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनीज कैन डिपेंड ऑन नंबर 1 द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, नंबर 2 द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, नंबर 3 इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो इनमें से गोल्ड माइनिंग कंपनीज के इक्विटी शेयर प्राइसेस किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये तीनों रीजंस में से, राइट। क्या वो फर्स्ट और सेकंड वाले पे डिपेंड करते हैं, क्या है वो सेकंड या थर्ड पे डिपेंड करते हैं, क्या वो फर्स्ट या थर्ड पे डिपेंड करते हैं, या वो तीनों रीजंस पे डिपेंड करते हैं, ये आपको चूज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इजी भाषा में समझाऊं तो इक्विटी शेयर प्राइस ऑफ गोल्ड माइनिंग कंपनी का मतलब क्या हुआ, एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है या बहुत सारी गोल्ड माइनिंग कंपनीज है और वो लिस्टेड है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके शेयर प्राइसेस कुछ ना कुछ चल रहे होंगे सब अलग अलग कंपनीज के, राइट। अब है ना, गोल्ड का प्राइस जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सारी गोल्ड माइनिंग कंपनीज के शेयर्स बढ़ेंगे क्योंकि गोल्ड महंगा हो रहा है। तो ये जब गोल्ड माइनिंग कंपनीज उसको एक्सट्रैक्ट करेगी, माइनिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, खोद खोद के निकालते हैं जो गोल्ड, वो कंपनीज, राइट। तो उनके पास जब वो खोद खोद के निकालेंगे तो उनको बेनिफिट ज्यादा होगा, राइट। तो इंटरनेशनल प्राइसेस तो बहुत डिपेंड मतलब वो तो बहुत डिपेंड करेगा, राइट। तो थर्ड रीजन करेक्ट है। अब समझो एक गोल्ड माइनिंग कंपनी है जिसके पास है ना बहुत ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और इंटरनेशनल प्राइस ऑफ गोल्ड बढ़ता जा रहा है, तो डोंट यू थिंक उस स्पेसिफिक कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा बाकी अलग अलग उनके कंपनी से, बाकी उनके कंपटीशन से? ऑब्वियसली यस। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 तो करेक्ट हो गया। लेकिन अब तो हमने क्या किया, अपसाइड जाने की बात किया है कि शेयर प्राइसेस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि गोल्ड का प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन है ना जो गोल्ड माइनिंग कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो समझो प्रमोटर है या मैनेजमेंट है या जो उसका काम करने का ढंग है वो सही नहीं है, वो कंसर्निंग है, राइट। उसमें प्रॉब्लम्स दिख रही है मतलब दुनिया को। तो डोंट यू थिंक गोल्ड के प्राइसेस कितने भी बढ़ जाए, उनके पास कितने भी रिजर्व्स हो जाए, क्योंकि मैनेजमेंट उतना सही नहीं है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का माइनिंग कंपनी का जो इक्विटी शेयर प्राइस है वो नीचे आने लगेगा। तो आपको ये तीनों भी रीजन इंपैक्ट कर सकते हैं गोल्ड माइनिंग कंपनीज के इक्विटी शेयर प्राइसेस को। इसी वजह से ऑप्शन डी ऑल 1 and 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 8, which intermediary is responsible for implementation of uniform KYC? Option A asset management company, option B registrar and transfer agents, option C KYC registration agencies, option D depository participants। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो गाइस, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी ना केवाईसी नीडेड होता है। केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर प्रोसेस, जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब लिया जाता है फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस कि और ये इसका एक प्रोविजन है, इसकी वजह से लिया जाता है क्योंकि एक प्रोविजन के अंदर ये कंपलसरी है विच इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, राइट। तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको बार बार अलग अलग जगह पे केवाईसी कराने से बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगा और आपको इरिटेट भी होगा, राइट। इसी वजह से सेबी ने क्या किया कि अलग अलग केवाईसी कराने से अच्छा एक यूनिफॉर्म मतलब एक ही जगह केवाईसी आपका अगर हो जाता है, राइट, तो ऑटोमेटिकली वो सब जगह काम करेगा। तो इसी वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन बनाया केवाईसी का, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के पास, ठीक है, कि वहां पर आप करा लो, बाकी हर जगह आपका ऑटोमेटिकली वो वर्क करेगा पूरे सिक्योरिटीज मार्केट के लिए।
तो इसी वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केआरए भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम इज अ समरी ऑफ डैश। तो सीधा आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, बोथ एसआईडी एंड एसएआई। ठीक है, अब जो एसआईडी और एसएआई है, ये दोनों बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट है। ठीक है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो एसआईडी है उसमें क्या होता है, स्कीम के बारे में सब कुछ लिखा होता है कि उसका रिस्क कितना है, वो कितने, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फंड मैनेजर्स कौन है, उसमें क्या रिटर्न्स जनरेट होने के चांसेस है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, फंड मैनेजर्स के एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, राइट। और एसएआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में सब कुछ होता है, राइट। अब इन दोनों को पढ़ने में तो बहुत हालत खराब हो जाएगी लोगों की, राइट। तो इसका है ना एक समरी, इन दोनों का मिला के एक जो समरी होता है वो किम के अंदर होता है, जो कि है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत काम की चीज होती है, राइट। अगर आप उसको पढ़ लोगे तो आपको इस कंपनी के बारे में जो मेजर इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो स्कीम में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसके बारे में एक बहुत ही मतलब इजी तरीके से बहुत कम समय में पता चल सकता है, बहुत कम पढ़ाई करके, राइट, बहुत कम पढ़ के। तो इसी वजह से उसको समरी कहा जाता है एसआईडी एंड एसएआई का। क्वेश्चन नंबर 10, identify the document which authorizes a company to invest in a specific mutual fund. Option A, resolution passed in the shareholders meeting. Option B, as per the Companies Act, a company can invest in mutual fund scheme as long as it is beneficial to the interest of shareholders without any special authorization. Option C, as per the Companies Act, a company cannot invest in mutual funds. Option D, specific board resolution. तो गाइज अगर किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूशन को अगर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, हमारे जैसा नेचुरल लोग पर्सन नहीं है, वो एक कंपनी है, राइट। तो अगर उनको इन्वेस्ट स्टिल करना है ना, तो एक रास्ता होता है कि कंपनी क्या करती है या इंस्टीट्यूशन क्या करती है, अपने बिहाफ पे इन्वेस्ट करवाती है किसी इंडिविजुअल ऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू। तो कंपनी में से समझो एक भरोसे वाला बंदा है, उसके बिहाफ मतलब उसको ऑथराइज करती है कि तू हमारे कंपनी के बिहाफ पे इन्वेस्ट करेगा या करेगी, ओके। लेकिन उसके लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स तो देने पड़ेंगे, राइट। तो उस एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं ऑथोराइजेशन फॉर इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन टू इन्वेस्ट, राइट। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये टिपिकली बनता है इन द फॉर्म ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। तो बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब कंपनी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो मेन मेंबर्स होते हैं ना, जो बातचीत करते हैं कंपनी की ग्रोथ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में वगैरह वगैरह, वो ही ऑथराइज पर्सन डिसाइड करेंगे और उसको पावर देंगे कि तू इन्वेस्ट कर कंपनी के बिहाफ पे या इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पे। एंड वो जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो बनेगा एक प्रूफ टू इन्वेस्ट इन दैट म्यूचुअल फंड स्कीम, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर, स्पेसिफिक बोर्ड रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, Mr. Amit want to invest in a mutual fund scheme. He has to give the request for purchase specifying the dash. Option A, units he wants. B, amount he wants to invest. C, lots he wants. राइट। तो इसका सिंपल भाषा में मतलब है, अगर समझो अमित को एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी को कैसे बताएगा कि मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है या कितना इन्वेस्ट करना है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, कि वो पहले अमाउंट डिसाइड करेगा कि मुझे इतने अमाउंट का इन्वेस्ट करना है। तो समझ लीजिए आज है ना एनएवी 10 रुपए का चल रहा है, अमित ने क्या किया, 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब उसको कितना यूनिट्स मिलेगा, तो 500 रुपए के फॉर्म में उसने इन्वेस्ट किया, तो अमाउंट उसने बता दिया इन्वेस्ट करने के लिए। तो अब उसको यूनिट्स कैसे मिलेगा, जो करंट एनएवी चल रहा है। तो समझो करंट एनएवी 10 रुपए का चल रहा है, तो 500 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो गया 50 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स अमित के अकाउंट में, म्यूचुअल फंड अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स क्रेडिट हो जाएंगे। लेकिन यही केस में अगर अमित को सेल करना होता तो आपको नहीं लगता कि वो यूनिट्स के फॉर्म में बताता कि मुझे इतने यूनिट्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं उतने मेरे को यूनिट्स सेल करने हैं ताकि मैं इतना अमाउंट रिमूव कर पाऊंगा। तो आपको ये क्वेश्चन को बहुत एनालाइज करके प्रॉपरली करना है, किसी के लिए बहुत इजी होगा, किसी के लिए थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस घुमा फिरा के जानबूझ के पूछे जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर इनकरेक्ट है ये हमें पता लगाना है। तो चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड, जो कि टिकट साइज कहते हैं हम उसको, फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज हाई कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल असेट्स। ऑप्शन बी, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स आर लो फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट एज कंपेयर टू अदर फाइनेंशियल असेट। ऑप्शन सी, द रियल एस्टेट मार्केट इज क्वाइट इलिक्विड एंड प्राइसिंग इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर इनकरेक्ट। तो गाइस जिसको भी रियल एस्टेट के बारे में पता है
तो सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं टिकट साइज के बारे में। तो गाइस जो फाइनेंस वाला फील्ड है ना, जहां पर कैपिटल मार्केट्स की बात होती है, म्यूचुअल फंड्स या फिर रियल एस्टेट, ये सब में, तो टिकट साइज का मतलब क्या होता है कि जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी चीज में, उसको टिकट साइज कहते हैं। तो ये इसके बारे में कभी एग्जाम में पूछ ले तो आपको मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड याद आ जाना चाहिए टिकट साइज के मतलब से, ठीक है। तो देखो रियल एस्टेट बहुत ही महंगा चीज है, राइट, करोड़ में लैक्स में मतलब मिलता है, राइट। कोई स्टॉक नहीं है कि भाई 3,000 रुपए में एक रिलायंस का स्टॉक आपने खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। रियल एस्टेट भाई बहुत महंगा होता है, राइट। या मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो तो ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर फाइनेंशियल एसेट्स ज्यादा होगा, राइट। तो वो तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ नहीं, सही लिखा है ऑप्शन ए में। अब ऑप्शन सी में लिखा है कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इलिक्विड है। इलिक्विड का मतलब होता है कि आप उसको चाह के भी है ना ऑन द स्पॉट बेच नहीं सकते हो, क्योंकि आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। फिर वो कस्टमर को पसंद आएगा कि नहीं घर आएगा वो डिपेंड करता है। वो रियल एस्टेट वाला चीज जो है वो उनको पसंद आएगा, फिर वो पसंद आने के बाद वो लोन वगैरह करवाएंगे, तो उसको ना महीनों निकल जाते हैं, राइट। तो वो लिक्विड नहीं है कि आप रातों रात चाहे तो बेच दिया और आपको पैसे अकाउंट में आ गए, ठीक है। एंड दूसरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ठीक है, इतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। ये जो रियल एस्टेट वाला जो मार्केट है ना, ये उतना ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ना इसके ऊपर रेगुलेटरी है, कुछ ज्यादा रेगुलेशंस है, और इसमें ना रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा इस वजह से हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट लिखा है ये लोग ने कि इलिक्विड है और प्राइसिंग भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर। और ऑप्शन डी ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हम दो करेक्ट स्टेटमेंट अभी तक पता लगा चुके। तो अब इनकरेक्ट एक ही बचता है, विच इज ऑप्शन बी, the transaction costs are low for investments in real estate as compared to other financial assets. Obviously not. रियल एस्टेट में जो आप इन्वेस्ट करते हो तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है वो कभी भी किसी और फाइनेंशियल एसेट से कम नहीं होता है, उल्टा ज्यादा ही होता है। अब मैं एग्जांपल दूं अगर, तो जब भी आप रियल एस्टेट खरीदने जाते हो तो आपको स्टैम्प ड्यूटी लगता है, रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू खरीद रहे हो, ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हो तो ब्रोकरेज लगता है। तो ये सब मिला के डोंट यू थिंक ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है? 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए तो 10-15 लाख रुपए आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही लग जाएगा। तो ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम थोड़ी हुआ, राइट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर वो ऑप्शन बी है, क्योंकि इन्होंने लिखा वो लो होता है, जबकि लो होता नहीं है, ज्यादा होता है। आई होप ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 13, among equity funds focused funds carry dash risk as compared to diversified funds due to dash. Option A, lower highly concentrated portfolio. Option B, lower expenses of the fund. Option C, higher highly concentrated portfolio. Option D, higher investments in debt securities. तो सबसे पहले मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, फिर मैं आपको रीजनिंग देता हूँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कि फोकस्ड फंड्स कैरी हायर रिस्क as compared to diversified funds due to highly concentrated portfolio. अब इसका मैं रीजन देता हूं। एक डाइवर्सिफाइड फंड क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड का मतलब होता है कि अलग अलग सेक्टर के अच्छे अच्छे कंपनीज में या थोड़े रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो लेकिन अलग अलग सेक्टर होने की वजह से क्या होगा, अगर कोई एक सेक्टर में डूब भी रहा है पैसा हमारा, तो बाकी सेक्टर्स हमें बचा लेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो निफ्टी 50 के अंदर अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स पड़े हुए हैं, राइट, और भी अलग अलग सेक्टर के हैं, तो वो सबसे डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो रिस्की नहीं होता है, बट वो डाइवर्सिफाइड होने की वजह से एज कंपेयर टू फोकस्ड फंड्स वो कम रिस्की होता है। अब ये फोकस्ड फंड्स क्या होता है, तो समझिए, एक फोकस्ड फंड का मतलब होता है कि एक समझो पोर्टफोलियो बनाया गया है, उसमें बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक लिए गए हैं, राइट। लेकिन ना कुछ ही स्टॉक्स पे है ना ज्यादा फोकस किया गया है, राइट। उसके क्वांटिटी बहुत ज्यादा उठा लिए गए हैं, उसको उतना डाइवर्सिफाई करने का मौका नहीं दिया। तो ऑब्वियसली फोकस्ड फंड्स जो कुछ ही स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा उसमें पैसा लगा रहे हैं, वो ऑब्वियसली ज्यादा रिस्क में रहेंगे एज कंपेयर टू डाइवर्सिफाइड फंड्स, राइट। सो इस वजह से फोकस फंड्स हमेशा ज्यादा रिस्की रहेगा, उसमें हाई रिस्क रहेगा, बिकॉज उसमें हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा, मतलब किसी ना किसी स्टॉक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ज्यादा उसमें पैसा लगाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, हु स्पेसिफाइज द हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस दैट कैन बी चार्ज टू अ म्यूचुअल फंड स्कीम बाय द असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसका मतलब ये है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है, वो जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स लॉन्च करती है या चला रही है, तो उसको चलाने में जो एक्सपेंसेस लगते हैं, चाहे वो फंड मैनेजर फीस हो या बहुत सारे अलग अलग जो चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं, वो उसको जो चार्ज करना है वो स्पेसिफाई किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज सेबी, ऑप्शन बी, राइट। सेबी ही बताता है कि आप कौन से एक्सपेंसेस आप चार्ज कर सकते हो एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, राइट। तो उसको हम टोटल एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अब आप सोचोगे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो में मतलब कौन से चार्जेस हमें लिए जाते हैं, मतलब
क्योंकि वो तो बहुत मिनिमल होता है, तो आपको लगेगा कि यार छोटा-मोटा कुछ रहेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट। सबसे पहले आता है सेल्स एंड, जब म्यूचुअल फंड को जब वो प्रमोट करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस उनको लगता है, राइट, म्यूचुअल फंड कंपनी को। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस लगता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है जब वो बाइंग और सेलिंग होती है स्टॉक्स की, राइट, और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस लगता है, जो फंड मैनेजर उसको चला रहा है उसकी सैलरी वगैरह। फिर रजिस्ट्रार फीस लगता है, कस्टोडियन फीस लगता है, ऑडिट फीस लगता है। तो ये सारी चीजें ना एक म्यूचुअल फंड स्कीम को चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो इसी वजह से ये सारे का जो बोलते हैं ना, जितना भी चार्जेस हमको लग रहा है, उनको एक्सपेंसेस लग रहा है म्यूचुअल फंड स्कीम चलाने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनी को, वो इन्वेस्टर्स से चार्ज करते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो आपको दिखाया भी जाता है हर म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए कि आपको कितना चार्ज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। किसी में 1% होता है, किसी में 1.5% होता है, किसी में 0.21% होता है। तो अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए अलग अलग चार्जेस होते हैं। तब आप सोचोगे यार ये तो गलत बात है, म्यूचुअल फंड कंपनी हमसे क्यों चार्ज कर रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है। एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड करने का मतलब होता है कि वो प्रॉफिट के लिए ये बिजनेस नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, वो इन्वेस्टर्स को है ना प्रॉफिट दिलाने के लिए, उनके भलाई के लिए बिजनेस कर रही है, राइट। तो वो अपना खर्च, जेब से पैसा निकाल के क्यों खर्चा करेगी, ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि फायदा तो सिर्फ आपको हो रहा है मोस्टली उससे, राइट। तो इस वजह से आपसे वो स्कीम चलाने के एक्सपेंसेस वो चार्ज कर सकते हैं, एंड दैट इज फेयर इनफ, राइट। Question number 15. Dash is used to measure funds risk relative to market index. Option A tracking error, option B Trenor ratio, option C beta coefficient, option D Sharpe ratio. तो इसका मतलब ये है कि समझिए आप है ना कोई एक्स वाई जेड म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। तो हमेशा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप है ना हमेशा मार्केट से बेटर परफॉर्म करें, राइट। तो समझिए आप एक ना लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका हमेशा गोल ये रहेगा कि निफ्टी 50 जैसा चल रहा है उससे बेटर ही मेरा म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म करके देना चाहिए। तो अगर निफ्टी 50 मुझे 14% का रिटर्न बना के देता है ऑन अ सीएजीआर बेसिस, ठीक है, तो मुझे मेरा म्यूचुअल फंड स्कीम कम से कम 16% का तो रिटर्न बना के देना ही चाहिए, उससे बेटर परफॉर्म करना चाहिए। इसी वजह से तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां अपना फंड मैनेजर अपना बुद्धि लगा रहा है, अपना नॉलेज लगा रहा है, अपना एक्सपीरियंस लगा रहा है, राइट। इसमें कुछ गलत तो है नहीं। अब उसको मेजर कैसा किया जाएगा, उसका ना एक कॉमनली यूज्ड रिस्क मेजर होता है जिसको हम बीटा कोएफिशिएंट कहते हैं, जो हमें बताता है कि हम जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में या जिस स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने बेंचमार्क से कितना वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करता है रखने का। वोलेटिलिटी का मतलब है कि अगर मेरा बेंचमार्क जो मेरा मतलब निफ्टी 50 है वो इतना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, तो हमारा जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कितना ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। तो हम ना निफ्टी 50 को हमेशा बीटा 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा भी म्यूचुअल फंड स्कीम या स्टॉक का बीटा 1 है, इसका मतलब है वो निफ्टी 50 के जैसा ही परफॉर्म कर रहा है, राइट, उसमें उतनी ही वॉलेटिलिटी आ रही है। लेकिन समझ लीजिए कि अगर आपका एक्स वाई जी जो म्यूचुअल फंड में जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उसका बीटा 1.5 है, इसका मतलब क्या होगा कि जब निफ्टी 50 1 से बढ़ेगा, मतलब समझिए 1% से बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्स वाई जी म्यूचुअल फंड है वो 1.5% से बढ़ेगा, राइट। और अगर आप निफ्टी 50 1% से नीचे जाएगा तो आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम है एक्स वाई जी वो 1.5% से नीचे आएगा। तो इसको वोलेटिलिटी ट्रैक करने के लिए एक मेजर माना जाता है जिसको हम बीटा बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 16, द इन्वेस्टमेंट रेंज इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज बिटवीन डैश ऑफ टोटल असेट्स इन अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड जो होता है उसमें जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, राइट, वो कितना होता है टोटल असेट्स का, ठीक है। तो समझिए एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो उसका कितना परसेंटेज वो इन्वेस्ट कर सकता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो सबसे पहले हाइब्रिड फंड जानना आपको जरूरी है इसको समझने के लिए। तो हाइब्रिड फंड का मतलब ये होता है कि इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर इन्वेस्टमेंट होगा इस हाइब्रिड फंड के अंदर, मतलब इक्विटी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट होंगे और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होंगे, मिला के बनेगा आपका म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। लेकिन उसके आगे लिखा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, राइट। तो कंजर्वेटिव का मतलब होता है सबसे कम रिस्क लेना, राइट। तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में होता क्या है कि बिटवीन 75 टू 90% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करते हो, और बिटवीन 10 टू 25% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी में करते हो। तो अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो देखिए
मैंने बोला बिटवीन 75 टू 90% आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कर रहे हो, तो चलो एग्जांपल के लिए 75% आप डेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली 25% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, राइट। लेकिन अगर आप मैक्सिमम ले रहे हो यहाँ पर 90% अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ 10% ही बचा ना, वो इक्विटी में चला जाएगा, राइट। तो ये क्राइटेरिया के अंदर बैठना चाहिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर यहाँ पर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्शन क्वेश्चन में डाल के पूछा जाता तो आप क्या आंसर आता आपका, बिटवीन 10 टू 25%। तो ये आपको गाइज याद रखना पड़ेगा अलग अलग स्कीम के लिए, हाइब्रिड के लिए या नॉर्मल इक्विटी फंड के लिए, अग्रेसिव के लिए, कंजर्वेटिव के लिए, मॉडरेट के लिए, राइट। तो ये सारा चीजें हमने अपने वीडियोस चैप्टर्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसका प्लेलिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप प्रॉपरली देख सकते हैं, अच्छे से पीपीटी बना के एक्सप्लेन किया गया है सो दैट आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं एंड आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं इसको देखकर। क्वेश्चन नंबर 17, which of these is not included in the key information memorandum KIM? Option A, dates of issue opening, issue closing and reopening. Option B, investment objective. Option C, risk profile of the scheme. Option D, functions of sponsor, trustee and AMC. right? तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किम जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर इनमें से क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था, राइट, कि किम होता है एक समरी एसआईडी का और एसएआई का, मतलब स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं उसका जो समरी होता है वो किम में लिखा होता है, राइट, ताकि आप इजीली समझ सको बेसिक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब एसआईडी में तो स्कीम के बारे में सब कुछ दिया रहता है कि स्कीम क्या होने वाला है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एक्सपेंस रेशियो कितना रहेगा, वो कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, उसका फंड मैनेजर कौन होगा। लेकिन एसएआई जो होता है उसमें मेंशन होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में सब कुछ, कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है, वो कौन से स्कीम्स चला रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, राइट। लेकिन इन दोनों में भी है ना, जो किम में मेंशन नहीं होता है वो है फंक्शंस ऑफ द स्पॉन्सर, ट्रस्टी एंड एएमसी, राइट, ये किम में मेंशन नहीं होता है। ऑप्शन डी इसीलिए करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इन इंडिया द म्यूचुअल फंड्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड एज डैश, ए ट्रस्ट, बी लिमिटेड कंपनी, सी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको कुछ ही स्लाइड्स पहले गाइस आपको बताया भी था कि म्यूचुअल फंड को हम क्या किस चीज से जानते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के नाम से रजिस्टर्ड होता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो गाइस म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, समझ लीजिए, वो एक कंपनी नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या लॉस मेकिंग कंपनी, राइट, वो एक एज अ ट्रस्ट रजिस्टर्ड होती है। अब एज अ ट्रस्ट रजिस्टर होने का मतलब ये होता है कि आप लोगों की भलाई के लिए काम करोगे, ना कि अपनी भलाई के लिए सिर्फ, राइट। तो जब आप लोगों की भलाई के लिए काम करते हो तो समझिए एज एन इन्वेस्टर हमें कैसे भलाई कर सकते हैं, वो हमारा पैसा लेके अपनी एक्सपर्टीज को यूज करके, राइट, बल्क में सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड उससे जो प्रॉफिट होगा वो हमें देंगे। लेकिन उसको जो चलाने के लिए, वो जो म्यूचुअल फंड्स की उसको चलाने के लिए, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, आप लोग तक अवेयरनेस फैलाने के लिए जो खर्चे होंगे वो आपसे ही लेंगे ना, ऑब्वियसली, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो अपने लिए तो काम नहीं कर रहे, आपका पैसा लेकर अपने लिए प्रॉफिट बना रहे हैं, राइट। ऐसा जो लिखा रहता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एज अ ट्रस्ट के बारे में, राइट। तो इसलिए वो आपसे एज एन एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं आपको ये प्रॉफिट्स दिलाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रस्ट, इस वजह से इसको म्यूचुअल फंड्स को हम ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज द स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी अपडेटेड? ऑप्शन ए एवरी 6 मंथ्स, ऑप्शन बी एवरी मंथ, ऑप्शन सी एवरी ईयर, ऑप्शन डी एवरी 2 ईयर्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ आंसर, विच इज ऑप्शन ए एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने पे अपडेट होना चाहिए एसआईडी। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, राइट, ओके। अब ना अगर आपको इसमें घुमा के पूछना होगा ना, तो ये जो राइट में आप एक्सप्लेनेशन दिया है उस वो आपके बुक में एग्जैक्टली सेम दिया हुआ है, इसमें से आपको घुमा के पूछने की कोशिश करेगा और वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। तो चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो समझिए जब एक म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हो रहा है तो उसका जब एसआईडी अपडेट होगा, तो जब पहला फाइनेंशियल ईयर होगा ना लॉन्च होने के बाद, तो समझिए फाइनेंशियल ईयर कब होता है हमारा, 1 अप्रैल 2024 लेके चलते हैं से 31 मार्च 2025, ये हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, समझ लीजिए। अब जो पहला हाफ होता है उसका, पहला हाफ क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, राइट, ये पहला हाफ हो गया फाइनेंशियल ईयर का। अब ये जो पहले हाफ में जो भी होगा ना, इसका अपडेशन अगले 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अगला 6 महीना क्या होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। तो मार्च के एंड तक एनी हाउ हो जाना चाहिए,
राइट। ये पहले हाफ का अपडेशन की बात किया मैंने। अब जो सेकंड हाफ होता है फाइनेंशियल ईयर का, जो कि है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो 6 महीने में जो भी हुआ उसका अपडेशन अगले 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, राइट। आप ये बेसिक चीज समझ गया तो ये पहला पैराग्राफ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, राइट। पहला पैराग्राफ हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड हाफ की तरफ बढ़ते हैं। अब समझ लीजिए जब नया नया स्कीम लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते होंगे, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लेते थे यहाँ अपडेशन होने में। लेकिन जब ना ये स्कीम लॉन्च होने के फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद भी तो अपडेशन कंटिन्यूसली होना चाहिए जब तक ये स्कीम रहेगा मार्केट में, तो है ना। फर्स्ट हाफ जो होगा, अब से जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर, उसका जो फर्स्ट हाफ होगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक जो फर्स्ट हाफ होगा, उसका अपडेशन अगले 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब अक्टूबर के एंड तक हो जाना चाहिए। समझ रहे हो आप डिफरेंस, समझ रहे हो। पहले हाफ का यहाँ पर अपडेशन अगले 6 महीने के अंदर होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जा रहा है, सेकंड ईयर से, सेकंड फाइनेंशियल ईयर से पहले हाफ का अपडेशन अगले 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, खत्म होने के बाद, मतलब अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। और सेकंड हाफ का जो अपडेशन है, जो अक्टूबर से लेके मार्च होता है, जो सेकंड हाफ होता है, उसका अपडेशन क्या होना चाहिए, उसके अगले महीने के अंदर हो जाना चाहिए, विच इज अप्रैल 2025 तक। समझ में आ गया आपको इन दोनों में डिफरेंस। सो आई होप ये आपको समझ में आया हो। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको उसमें कोई और तरीके से एक्सप्लेन करने की जरूर कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, mutual funds today are benchmarked to the total return variant of an index TRI and not to price return variant of an index PRI. What is the advantage of TRI over PRI? A, it ensures that the performance comparison is fair. B, increases transparency. Option A only A, option B only B, option C both A and B. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। चलो एक्सप्लेन करता हूँ टीआरआई क्या होता है और पीआरआई क्या होता है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होते हैं वो अपने ना बेंचमार्क से अपना कंपैरिजन करते हैं कि वो बेंचमार्क से परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं या सेम कर रहे हैं, राइट। तो जो बेंचमार्क होता था ना पहले, है ना, जब उसका कंपैरिजन किया जाता था अब म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ, तो बेंचमार्क के सिर्फ कैपिटल गेन्स को ही कंसीडर किया जाता था। कैपिटल गेन्स इन द सेंस कितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया, उसका जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल गेन होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल गेन, राइट। अब उससे कंपैरिजन करते थे, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे स्टॉक्स डिविडेंड्स भी देते हैं, राइट। इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह भी होते हैं डेट वगैरह में, राइट। तो वो तो एडजस्ट होता है तो स्टॉक प्राइस पे इंपैक्ट होता है, उसका ऊपर नीचे जाता है। डिविडेंड जब पे हो जाता है तो स्टॉक प्राइस कम हो जाता है, आपने देखा ही होगा बहुत बार, राइट। तो इसका इंपैक्ट भी तो पड़ रहा है स्टॉक पे। तो हम सिर्फ अगर कैपिटल गेन वाले से कंपेयर करेंगे, राइट, तो वो तो ऑब्वियसली क्लियर पिक्चर और फेयर पिक्चर देगा नहीं। तो प्राइस रिटर्न वेरिएंट में सिर्फ कैपिटल गेन को कंसिडर किया जाता था, लेकिन जो टोटल वेरिएंट ऑफ एन इंडेक्स आया, टीआरआई आया, उसमें क्या होता है, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड कैपिटल गेन्स, इन सबको मिला के, है ना, एक फेयर कंपैरिजन किया जाता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स के साथ बेंचमार्किंग करते वक्त। इस वजह से टीआरआई, है ना, बेटर है एज कंपेयर टू पीआरआई, क्योंकि वो फेयर है, राइट। जो भी चीज एक स्टॉक्स के साथ होता है वही चीज अगर उसको उसके बेंचमार्क के साथ भी किया जाए, देन उसका प्रॉपर कंपैरिजन किया जाए, तो एप्पल के साथ एप्पल का कंपैरिजन होता है। एंड इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ता है, राइट। तो हमेशा याद रखना, हमेशा जब आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कंपैरिजन करेंगे उनके बेंचमार्क से, तो हमेशा टीआरआई देखना, ठीक है। एंड अब टीआरआई ही होता है, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों भी करेक्ट आंसर है, इसी वजह से हमारा बोथ ए एंड बी राइट आंसर आया। तो आई होप ये आपको समझा हो। क्वेश्चन नंबर 21, identify the true statement with respect to benchmark for gold ETFs. Option A, CRISIL Gilt Fund Index is widely used as a benchmark for gold ETFs. Option B, there can be no benchmark for gold ETFs. Option C, gold ETFs are benchmarked against gold prices. Option D, internationally it is proven that there is no need of any type of benchmark for gold ETFs. So guys, ऐसा नहीं है। बेंचमार्क जो होता है ना, गोल्ड ईटीएफ्स बेंचमार्क करता है गोल्ड प्राइसेस को। तो अगर गोल्ड का रेट ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, राइट, तो गोल्ड ईटीएफ्स का भी प्राइस बढ़ता है, राइट। एंड अगर गोल्ड प्राइसेस का रेट गिर रहा है तो गोल्ड ईटीएफ्स का भी प्राइसेस गिरता है। तो इसी वजह से गोल्ड ईटीएफ्स बेंचमार्क करते हैं गोल्ड प्राइसेस को देखकर। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द रिस्क ऑफ मिस प्राइसिंग और इम्प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला, राइट, उसमें मिस प्राइसिंग या इम्प्रॉपर जो वैल्यूएशन होता है, वो जो रिस्क है, उस रिस्क को क्या बोलते हैं।
तो ऑप्शन डी मॉडल रिस्क विल बी द करेक्ट आंसर हियर। अगर आपको बाकी रिस्क के बारे में भी जानना है डिटेल में तो आप हमारे प्लेलिस्ट वाला जो वीडियोस है, सारे वीडियोस वो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, सुरेश sees that his friends are investing in a finance scheme which is promising very high returns, a Ponzi scheme. He also blindly invests in the same scheme. Which bias is सुरेश exhibiting? ठीक है, तो सुरेश जो है वो क्या करता है, अपने दोस्तों को देखता है कि वो लोग एक फाइनेंस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो बहुत हाई रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है। सो गाइस हमेशा याद रखना कि जब बहुत हाई रिटर्न्स होते हैं तो बहुत हाई रिस्क भी होता है। एंड इस केस में तो यहाँ पॉन्जी स्कीम है। पॉन्जी स्कीम का मतलब होता है फेक स्कीम कोई, जिसमें बहुत ज्यादा रिटर्न्स प्रॉमिस करके लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, खुद का रिसर्च नहीं करते हैं, राइट। तो वो भी सुरेश भी क्या करता है, अपने दोस्तों को देख के इन्वेस्ट कर लेता है ब्लाइंडली, बिना कोई रिसर्च किए, राइट। तो वो कौन सा बायस है, उसको क्या बोलते हैं, राइट। कॉन्फिडेंस बायस बोलते हैं, एंकरिंग बोलते हैं, हर्ड मेंटालिटी बोलते हैं, लॉस एवर्जन बोलते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड वर्ड में क्या बताता हूँ कहाँ से आया है। आपने बचपन में है ना, जब पढ़ाई कर रहे थे तो आपने हर्ड ऑफ शीप्स के बारे में सुना होगा, राइट। कि बहुत सारे भेड़ जो होते हैं, भेड़ या बकरी, वो एक साथ झुंड में चलते हैं, राइट, उसको हर्ड बोलते हैं। तो हर्ड मेंटालिटी का मतलब क्या होता है, जो दुनिया कर रही है वो मैं भी करूंगा, राइट। तो अगर मेरे सारे दोस्त वो स्कीम में इन्वेस्ट करें तो मैं भी करूंगा ब्लाइंडली, विदाउट कोई रिसर्च के। इसकी वजह से उसको हर्ड मेंटालिटी बायस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द इंटरिम चेंजेस इन एन म्यूचुअल फंड स्कीम आर अपडेटेड टू द इन्वेस्टर्स थ्रू डैश। ऑप्शन ए की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, बी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, सी एडेंडम, डी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एसआईडी। सो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको पता भी होगा कि एसएआई कीम एसआईडी जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, ये रेगुलर बेसिस पे पीरियोडिकली अपडेट होते रहते हैं, राइट। लेकिन इसको अपडेट करने के बाद जो आपको है ना एक नोटिस के तौर पे दिया जाता है, एक प्रोस्पेक्टस के तौर पे बताया जाता है कि हाँ इन चीजों में कोई चेंजेस आए, वो अडेंडम के थ्रू आपको नोटिफाई किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो अटेंडम क्या होता है, अडेंडम समझ लीजिए प्रोस्पेक्टस टाइप का होता है, जो बताता है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा अडेंडम जो है ना, उसको भी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट ही माना जाता है। तो किम, एसएआई, एसआईडी, अडेंडम, ये सब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही आते हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ म्यूचुअल फंड व्हिच सीक्स टू ग्रो इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन ए रेगुलर रिटर्न्स, ऑप्शन बी सेफ्टी ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी कैपिटल एडिक्वेसी, ऑप्शन डी कैपिटल एप्रिसिएशन। जो इसका करेक्ट आंसर गाइज है वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। क्योंकि देखिए जब कोई भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल आप इक्विटी म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया में, राइट। तो आप उसमें इन्वेस्ट क्या करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मोस्टली, राइट। ये सोच के कि जो मैं आज पैसे लगा रहा हूँ, राइट, इसमें उसका कैपिटल अप्रिशिएट हो, मतलब उसमें मुझे रिटर्न्स अच्छे खासे जनरेट हो। तो मैं समझो अगर 10 साल में एसआईपी करते करते 12 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और अगर 14% रिटर्न मुझे, अज्यूम करता हूँ मैं कि 12 से 14% रिटर्न में जनरेट करूंगा, तो वो 10 लाख रुपए कितना लाख रुपए हो जाएगा, 20 लाख रुपए हो जाएगा। ऐसा हम इमेजिन करके चलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट। एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को जाना ही जाता है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, एक वैल्यू क्रिएट करके देगा आपको, एक अच्छे खासे रिटर्न्स क्रिएट करके देने के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को जाना जाता है, राइट। उसका ऑब्जेक्टिव ही होता है लंबे समय में कैपिटल अप्रिशिएट करना। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखने के लिए एंड मॉक टेस्ट को देने के लिए। अगर आपको 25 मार्क्स में से कितना आया है आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, राइट। एंड मैं यहाँ पर है ना आपको शो कर रहा हूँ कि आपको कौन सा प्लेलिस्ट देखना है अगर आपको ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स से स्कोर करना है, जिसमें 12 चैप्टर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। ये प्लेलिस्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे उस प्लेलिस्ट पे, वहां से आप प्रॉपरली पूरे वीडियोस देख सकते हैं। इवन मैं एक दो मॉक टेस्ट भी लगा के दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट करने की ज्यादा दिक्कत ना पड़े। तो प्लीज उसको देख के आप अच्छे मार्क्स से पास करने की कोशिश कीजिए। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फाइनेंस विद नोबिता को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं ऐसे ही एनआईएसएम के अदर एग्जाम्स के वीडियो सुन लाने वाला हूँ।